हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर ने दो इक्वेशन दी थी, एक तो दी थी टाइम डिपेंडेंट, एक दी थी टाइम इंडिपेंडेंट। दोनों को हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के बारे में, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के बारे में। तो जैसा कि हमको पता है, जो पार्टिकल होता है वो होता है हमारा वेव पैकेट्स के अंदर। जो हमारा वेव पैकेट है उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल होता है। अब जो पार्टिकल वेव पैकेट के अंदर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो किस जगह प्लेस्ड है, वो कहाँ पर है, ये हमको किससे पता चलता है? ये हमको पता चलता है श्रोडिंगर की इक्वेशन से। ठीक है, कई सारी चीजें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, जो हमारा वेव फंक्शन है, एक्सेप्टेंस वेव फंक्शन को क्या करते हैं हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब श्रोडिंगर की यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन सिंपली क्या कहती है कि वेव मैकेनिक्स के अंदर कोई भी मटेरियल का पार्टिकल है, किसी भी वेव पैकेट मटेरियल का पार्टिकल है वेव पैकेट के अंदर, तो वो कहाँ पर होगा, वो कहाँ पर होगा, उसकी पॉसिबिलिटी मिलने की पार्टिकल कहाँ पर सबसे ज्यादा है, कहाँ पर जो वो पार्टिकल है हमको मिल सकता है, वो बताता है हमारा श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन पार्टिकल की पोजीशन को बताती है। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी इक्वेशन, जिसकी बदौलत आप क्या कर सकते हैं, वेव पैकेट्स के अंदर, वेव पैकेट जो है उसके अंदर आप पार्टिकल की करेक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे डायमेंशंस वगैरह आते हैं 1D बॉक्स, उससे हम क्या है एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाते हैं कि अच्छा पार्टिकल है तो यहाँ पर होगा, कितनी ऊंचाई पे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल in a wave mechanics, a material particle is equivalent to a वेव पैकेट। वो किसके बराबर होगा? इन वेव मैकेनिक्स के अंदर जो आपको मटेरियल पार्टिकल होता है वो हमारा वेव पैकेट के बराबर होता है। ठीक है, वेव पैकेट क्या कह सकते हो आप, इस तरीके से समझ सकते हो। आपको वेव पैकेट की एक तरीके से बॉक्स होता है। ठीक है, एक तरीके से बॉक्स होता है जिसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं। एक बॉक्स है, उसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं। हमें एक पर्टिकुलर किसी भी पार्टिकल की बताएं कि हाँ ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो वो सिंपल श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से पता चलता है। ठीक है, तो वेव पैकेट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल with the packet, Schrodinger gave an equation called, जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर टाइम, श्रोडिंगर टाइम, या फिर आप इसको श्रोडिंगर इक्वेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप सभी लोग? इसको श्रोडिंगर इक्वेशन बोल सकते हो। एक तरीके से इसने इक्वेशन दिया जिसमें आप क्या करते हो, वैल्यू जो आपका वेव फंक्शन है उसको पुट करते हो, जो भी कई सारी वैल्यूज हैं उनको हम पुट करते हैं, कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं वेव पैकेट को, फिर उसकी जो वैल्यूज निकल कर है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन वैल्यूज निकालता है उसको हम श्रोडिंगर की इक्वेशन में पुट करते हैं, एंड देन उस पार्टिकल की हम एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन which is used to locate the position of the particle within the wave packet। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी वेव पैकेट के अंदर ही लोकेट करेगा, क्योंकि पार्टिकल कहाँ मौजूद है, वेव पैकेट के अंदर। अब वेव पैकेट के अंदर जो हमारा पार्टिकल है वो कहाँ पर लोकेटेड होगा, वो हमें पता चलेगा श्रोडिंगर की इक्वेशन से। और एग्जैक्ट वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, जब हम जो पार्टिकल की पोजीशंस हैं वगैरह हैं, पोजीशंस हैं, वो हम एग्जैक्ट जब पता चलेगी जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन में वेव पैकेट्स या फिर आप कह सकते हो एक्सेप्टेंस वेव फंक्शन की वैल्यू और उस पार्टिकल को हम करेंगे ऑब्जर्व, उस पार्टिकल की डिटेल निकालेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें तो ये तो पता होगा मटेरियल कौन सा है, मटेरियल के अंदर कौन सा हमारा पार्टिकल है, ये चीज हमको पता होगी। ठीक है,
तो उस पार्टिकल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। उस इन्फॉर्मेशन को हम इसके इक्वेशन में पुट करते हैं, जो भी वैल्यू होगी हम इसे श्रोडिंगर की इक्वेशन जो है इसमें पुट करते हैं, एंड देन श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है उससे पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है कि आखिर हाँ अच्छा ये पार्टिकल वेव पैकेट के अंदर इस जगह लोकेट होगा विद इन द वेव पैकेट। इसके बाद आपको क्या कंसीडर करना है, इसमें आपको ना कंसीडर करनी पड़ेगी कुछ सारी, मतलब 2-3 चीज़ें जो है आपको इसमें इसके अंदर कंसीडर करनी पड़ेंगी। अब वो 2-3 चीज़ें क्या हैं जो चीज़ हमको इसमें कंसीडर करनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसीडर करना है ए सेट ऑफ स्टेशनरी वेव। सबसे पहले हम ऐसे वेव लेंगे जो कि स्टेशनरी है, ठीक है। सेट लेंगे, 1-2 काम से नहीं चलेगा, ठीक है। इस वेव्स का पूरा सेट लेंगे और वो जो वेव्स होंगी ना हमारी, जो भी हम वेव्स को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस वेव तो होनी चाहिए, उसके अलावा वो जो वेव्स है हमारी वो होनी चाहिए एक स्टेशनरी वेव, यानी कि रुकी हुई वेव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ मूव कर रही है कुछ मूव नहीं कर रही है, एक स्टेशनरी वेव होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो एंड लेट साई आर कोमा टी, ये क्या साई आर कोमा टी हमारा आइगन फंक्शन है, या फिर आप मैंने आपको बताया था आइगन फंक्शन बोलते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, सिंपली वेव फंक्शन, ठीक है। ये क्या हमारा वेव फंक्शन टू द वेव डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टी। सिंपली हम एक टाइम को कंसीडर करेंगे जिसमें से वेव जो है हमारा डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगी, वेव्स में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगी। एक टाइम टी को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, टी जो है ना ये है टाइम। हम क्या करेंगे, एक टाइम को कंसीडर करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम को, जिसमें जो हमारा वेव होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, जो भी हमारा चेंजेस होंगी, वो हम सब नोट करते हो जाएंगे उस वेव्स की। वो सब हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, एंड जो भी हमारे पास वैल्यूज निकल के आएंगी उन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो वो वैल्यूज को सबसे पहले हम क्या लेंगे, अपने पास रखेंगे उन वैल्यूज को। तो ये आप निकालोगे कैसे? आपने ये तो बता दिया वैल्यूज वगैरह पुट करोगे, इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म होगी, इसका लोकेशन जो है वो किस तरीके से मेरे को मिलेगा, ये हम किस तरीके से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर पार्टिकल जो है हमारा वेव पैकेट के कहीं भी हो सकता है, तो यानी XYZ तीनों कोऑर्डिनेट जो है हमारे वहाँ पर पुट हो सकते हैं। XYZ तीनों कोऑर्डिनेट आएंगे, तो तीनों कोऑर्डिनेट किस तरीके से फॉर्म होंगे, किस तरीके से रखे जाएंगे, किस तरीके से लगाए जाएंगे, वो सब हमको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पार्टिकल होता है ना इन टाइम टी में, ये लोकेशन जो होती है इसकी सिंपली वो आप इस तरीके से वन कर सकते हो। आर वेक्टर जो कि रिजल्टेंट आपकी लोकेशन है, आर जो है यहाँ पर लोकेशन को डिनोट करता है, आर यहाँ पर क्या करता है, लोकेशन को डिनोट करता है, जो टी है यहाँ पर ये टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी उसका डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वेव्स के अंदर, वो यहाँ पर नोट करता है। डिस्प्लेसमेंट वगैरह का टास्क जो है वो आर का है, टी का टास्क है टाइम का। तो जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है वो होता है हमारा आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, ठीक है। तीनों डायरेक्शन यहाँ पर आ जाएंगी एक्स वाई जेड, एंड तीनों को आप इस तरीके से यहाँ पर पुट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, आप सिंपली डिफरेंशियल कर देंगे इक्वेशन का, ठीक है। जो भी आपकी वेव फंक्शन है मैक्सवेल ने बताया, तो मैक्सवेल ने फिर क्या कर दी थी, क्या किया मैक्सवेल ने, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एंड डिफरेंशिएट करते ही उसने क्या किया, यहाँ पर एक वेव फंक्शन के थ्रू यहाँ पर एक नई इक्वेशन को फॉर्म किया, जो कि हमारा हेल्प करती है पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो ये देन फिर क्या हुआ, द differential equation of the kind of wave of this kind of wave। तो जो हमारा डिफरेंशियल है, जो हमने वेव्स को सेलेक्ट करी थी, सेट ऑफ वेव्स को सिलेक्ट किया था, उन वेव्स को हमने किया डिफरेंशियल, एंड डिफरेंट करने पे मैक्सवेल ने एक इक्वेशन को फॉर्म किया। तो वेव्स एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल the equation is given as तो जो इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई वो क्या होती है हमारी, डेल्टा स्क्वायर साई आर कोमा टी इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर आर कोमा टी। ये इक्वेशन हमारी मैक्सवेल ने फॉर्म करी जब उसने क्या किया, इन सेट ऑफ वेव्स को सिंपली यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया।
इन सेट ऑफ वेव्स को उसने क्या किया, सिंपल डिफरेंशिएट किया। जो भी हमारा वेव था उसकी इक्वेशन को कर दिया डिफरेंशिएट। फ्री एयर में हमारी जो इक्वेशन होती है वो तो आपको पता है, सिंपली उसी इक्वेशन को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करते जो हमारी मैक्सवेल ने इक्वेशन फॉर्म करी वो सिंपल ये थी, ठीक है। क्या थी हमारी, डेल स्क्वायर साई आर कॉमा टी इज इक्वल टू 1/u² प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर आर कॉमा टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये हमें श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं है, इसको हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 नाम जो है यहाँ पर दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास बना गई। सबसे पहले ये बता दो जो यहाँ पर यू स्क्वायर था ना, ये जो यू है, सॉरी ये यू क्या है, ये यू जो है सिंपली हमारा वेव की वेलोसिटी है। ये यू क्या है, हमारा वेव की वेलोसिटी। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हमारा वेयर यू इज द वेव वेलोसिटी। सिंपल जी हमारा u है, ये वेव की जो है वेलोसिटी, यानी वेव कितनी वेलोसिटी को यहाँ पर कंडक्ट किया है, वेव की कितनी वेलोसिटी, सेट ऑफ वेव्स हमने सेलेक्ट करी थी, उन वेव की पर्टिकुलर वेव की कितनी कितनी वेलोसिटी थी, वो है हमारा, उसको उस वेलोसिटी को जो है हमारा डिफाइन कर रहा है u, ठीक। अब सिंपली क्या करेंगे, जो हमने यहाँ लिखा था ना, ये डेल स्क्वायर साई आर कॉमा टी, ये जो डेल स्क्वायर साई आर कॉमा टी, ये वाली वैल्यू हम देखो आर की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, एंड ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे, एंड जो इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी वो किस तरीके से होगी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर वाली वैल्यू को, जो हमारी डेल स्क्वायर साई आर कॉमा टी है, वो वैल्यू को पुट करेंगे एंड देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट आ रहे थे, तो सिंपली एक्स का डिफरेंशिएट, वाई जेड, और हमारे इक्वल टू में क्या था 1/u² डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर नाम बोलते हो, ठीक है। इसको हम इक्वेशन अभी नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हमने सिंपली अभी किया क्या है, हमने यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी हमारी डेल स्क्वायर साई आर कॉमा टी, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी आर और टी की। अब हम जानते हैं आर जो है इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब हमने यहाँ पर लिख रखे थे पहले से। हमको पता है कि कोई भी पार्टिकल किसी भी प्लेन में है तो तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, आई एक्स वाई जेड, सिंपल। तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी साई आर कॉमा टी की, एंड उसको डिफरेंशिएट कर दिया। डेल स्क्वायर देख रहे हो, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए हमने क्या है इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर डेवर स्क्वायर लगाया है, ठीक है। डेल साई बाई डेल एक्स नहीं लिखा है, स्क्वायर लगाया, क्योंकि हमारा वहाँ पर डेल स्क्वायर था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतनी चीज हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे इक्वेशन को, और फाइनल जो इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी वो किस तरीके से दिखेगी वो देखो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंपली क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की मदद से, इक्वेशन नंबर 1 देखो ना, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हम क्या करने वाले हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर फॉर्म करने वाले हैं। विद इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे एंड इस वाली इक्वेशन की हेल्प लेने वाले हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो सिंपली LHS को हम सबसे पहले लेंगे। LHS में क्या था हमारे पास, इक्वेशन में साई आर कॉमा टी था। LHS 1 में कितना था हमारा, साई की वैल्यू साई आर कॉमा टी, एंड दूसरे में क्या था। अब हम क्या करने वाले हैं, इतनी बड़ी ये जो बड़ा लिखा हुआ है ना, इसको इतना बड़ा नहीं लिखने वाले, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में जो है यहाँ पर लिखने वाले हैं, यानी कि इन सब चीज़ की जगह हम एक एम्पलीट्यूड ले लेंगे एंड ये बाकी का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा, साई नॉट आर ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर जो है हमारी फॉर्म होगी, साई नॉट आर ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, साइन नॉट आर, ये क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया ना। इसको हम क्या करेंगे, कोई भी वेव है उसमें एम्पलीट्यूड तो होगा, इसमें एम्पलीट्यूड होगा, ये वेव फंक्शन है तो इसमें एम्पलीट्यूड जरूर होगा। तो उसी एम्पलीट्यूड को मैं जो है यहाँ पर डिफाइन करता हूँ साइन नॉट आर से। तो अगर कोई पूछ ले वेयर साइन नॉट आर इज एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर आई क्या लिखा है मैंने, माइनस आई यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आई जो है यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर है।
आई जो है ये इमेजिनरी नंबर है, यानी कि अंडर रूट माइनस का 1 है, अंडर रूट माइनस का 1 है। और ओमेगा जो है यहाँ पर हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। वेव है, वेव्स के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफकोर्स सी बात है, हो टाइम पीरियड होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा हमारे पास, एम्पलीट्यूड होगा। तो उसका हमने सिंपली वेव्स को, अगर मैं कहूँ वेव की इक्वेशन को लिखना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर कोई मुझसे बोले कि वेव की इक्वेशन लिख के बताओ तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके के फॉर्म में लिख सकता हूँ यूजिंग वेव फंक्शन। सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, वेव फंक्शन का यूज़ करते हुए, वेव फंक्शन का याद रखना, साई लिख रहा हूँ मैं, वेव फंक्शन का यूज़ करते हुए यहाँ पर वेव्स की इक्वेशन लिखती है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर मोमेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ आई जो है हमारा अंडर रूट माइनस 1 है, एंड ओमेगा जो है यहाँ पर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। ओमेगा जो है यहाँ पर हमारा किसको डिनोट कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं है अभी। अब हम इसको करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट। श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं है ये हमारी अभी, इसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सिंपली क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, और इसको डिफरेंशिएट कितने बार करना है, यहाँ पर देखो डेल स्क्वायर है, ठीक है, तो यानी इसको जो है ना 2 बार डिफरेंशिएट करना है। इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट। अभी डेल स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ पर भी बात सुन लो, ये डेल स्क्वायर आया कहाँ से, डेल स्क्वायर यहाँ पर सिंपली इस जगह से आया, क्योंकि हमने क्या किया, साई आर कोमा टी की वैल्यू पुट करी, डेल स्क्वायर की तो नहीं पुट करी थी ना कोई वैल्यू। तो डेल स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑफकोर्स की बात है डिफरेंशिएट का दुगना मल्टीप्लाई तो डी स्क्वायर आएगा, वही मैंने सिंपली स्क्वायर लिखा है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इस वाले इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं ताकि वो उसके बराबर पहुंचे। इस वाले इक्वेशन को हम करने वाले हैं डिफरेंशिएट ट्वाइस। डिफरेंशिएट करो क्या आएगा हमारा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आएगा हमारा साई डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू साई नॉट आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो, हमारा डेल साई बाई डेल टी तो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब राइट साइड पे आओ, साई नॉट आर कोमा ई टू द पावर माइनस आई कोमा टी, यहाँ पर डिफरेंशिएट इसका होगा। ये तो चीज़ हमारी क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है हमारा कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड हमारा किसी भी वेव्स के अंदर क्या होगा, कोई भी वेव ले लो आप, कोई भी वेव सेलेक्ट कर लो, उसके अंदर एम्पलीट्यूड जो होगा ना आपका वो कांस्टेंट होगा। एम्पलीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा, ऑफकोर्स की बात है ओमेगा, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ टाइम पीरियड जो है आपका वो यहाँ पर वेरिएबल है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो डिफरेंशिएट होगा वो हमारा ओमेगा टी होगा। तो सिंपल इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, माइनस का आई ओमेगा, सॉरी आई नहीं आएगा, माइनस का ओमेगा टी जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का ओमेगा टी। आई थोड़ी डिफरेंशिएट होगा, आई तो क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 होती है ना, तो ये तो जो है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। जो डिफरेंशिएट होगा यहाँ पर तो ये बन जाएगा हमारा ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी बन जाएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, ये तो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, आई कांस्टेंट ये नहीं होगा, डिफरेंशिएट क्या होगा, खाली ओमेगा टी, तो ओमेगा टी वापस एज इट इज लिखा जाएगा क्योंकि e टू दी पावर में, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंशिएट कर दिया हमने और कुछ नहीं किया, ज़्यादा इसको कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है हमारी, कांस्टेंट। ये चीज़ क्या है हमारी, ये जो बाकी की चीज़ लिखी हुई है ना, ये चीज़ क्या है हमारी, कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल यही है। तो सिंपली मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी। अब देखो ये तो मैंने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया ना, पर मैंने क्या बोला, इसको डिफरेंशिएट करना है 2 बार। इसको कितने बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आया। अब की बार देखो ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, मतलब ये 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, ये हो जाएगा 1, 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा भाई, 0 कहाँ से हो जाएगा, 0 हो गया तो पूरी की पूरी इक्वेशन नहीं 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 1 इतना पूरा, और ओमेगा टी दोबारा से डिफरेंशिएट होगा तो 2 बार ओमेगा टी, एक तो ओमेगा टी पहले से यहाँ मौजूद था, एक और ओमेगा टी ऊपर से आई जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का आई ओमेगा का स्क्वायर और ये साई, ठीक है, और ये सारा हमारा 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो ये बचेगा हमारा, क्या डिफरेंशिएट कर दिया सिंपली, और कुछ नहीं किया। यहाँ पर हमने ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, एंड देन सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा सिंपल, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब हम ना इक्वेशन 1 जो थी हमारी और इक्वेशन 3 जो है हमारी, इन दोनों को लिखने वाले हैं एक साथ।
मतलब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करने वाले हैं, ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी हैव, हमारे पास क्या मिला 1 एंड 3 इक्वेशन से। देखो 1 इक्वेशन कौन सी थी हमारी, कहाँ गई 1 इक्वेशन कौन सी थी हमारी, डेल स्क्वायर साई आर कोमा टी 1/u² डॉट डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर आर कोमा टी। ठीक है, ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये, यानी कि इनका जो LHS है वो तो सेम है, तो सिंपली LHS की जगह मैं डेल स्क्वायर साई लिख दूँ, कोई दिक्कत की बात है नहीं, दोनों का वो क्या सेम है, जो हमारा LHS है दोनों का सेम है, तो सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ। अब बात आएगी इसमें, जब आप ये वाली वैल्यू को पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, जब आप इक्वेशन नंबर 1 में क्या पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो इस वाले इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू को पुट करने वाले हैं ओमेगा की जो वैल्यू है वो उसको हम पुट करने वाले हैं। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो ओमेगा ऊपर आएगा, ठीक है, ओमेगा का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ऊपर। ये डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर, तो देखो यहाँ से कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ये चीज़ है ना, ये चीज़ कैंसिल, ये चीज़ जो है हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो होगा क्या यहाँ पर, जब ये वाली पूरी इक्वेशन को आप जो है वहाँ पर पुट करोगे, ये वाली पूरी इक्वेशन को जो है इक्वेशन नंबर 3 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, तो सिंपली देखोगे डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर है और हमारे पास है LHS में डी स्क्वायर साई बाई डी टी स्क्वायर, यानी दोनों एक अपोजिट में, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। ओमेगा स्क्वायर बचेगा हमारे पास, तो ओमेगा स्क्वायर और यू स्क्वायर, ये दो चीज़ हमारे पास बचेंगी, और क्या बचेगा हमारे पास, और बचेगा एक साई, ठीक है। और LHS में तो एज इट इज साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, माइनस का साइन तो आएगा ही, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर साई, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, ये पूरी की इक्वेशन 3 की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। पुट करने के बाद हमने देखा, ये तो देखो ये डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर, और इसमें भी है डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए हमारे, ठीक है। माइनस का साइन कहाँ से आएगा, माइनस का साइन आएगा इस वाले की बदौलत, क्योंकि इसमें क्या है माइनस है ना, इसकी वजह से। एंड आई स्क्वायर है, अंडर रूट -1 होता है, स्क्वायर कर दो तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन बचेगा खाली, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन बचेगा खाली। इसके बाद जो है यहाँ पर बचेगा हमारा ओमेगा स्क्वायर एंड यू स्क्वायर, बस। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, ओमेगा स्क्वायर एंड यू स्क्वायर साई, ठीक है। इसको आप जो है इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। देखो यहाँ पर कई सारी इक्वेशंस बन रही हैं, तो उन इक्वेशन को जो है आपको यहाँ पर नाम दे के चलना, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हुए चलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये भी हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं है, श्रोडिंगर इक्वेशन तक पहुँचने के लिए हमको यहाँ पर ओमेगा को सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम सभी लोग ओमेगा की वैल्यू तो जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ओमेगा जो होता है हमारा 2 पाई न्यू होता है, या फिर 2 पाई 1/f, या 2 पाई f बोल लो। तो हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि जो हमारा ओमेगा है ये हमारा क्या होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा जो है ये हमारा क्या होता है 2 पाई न्यू कहलाता है ओमेगा। अगर ओमेगा हमारा 2 पाई न्यू है, एंड अगर मैं यहाँ पर न्यू की वैल्यू पुट कर दूँ, चलो ओमेगा हमारा 2 पाई न्यू है, अगर मैं यहाँ पर न्यू की वैल्यू पुट कर दूँ, मैं जानता हूँ कि न्यू की जो वैल्यू होती है वह म्यू बाई लैम्डा होती है, तो ये तो कॉमन बात है, ये तो हमने सब में पढ़ ही रखा है कि जो हमारा ओमेगा है इसकी वैल्यू 2 पाई न्यू एंड न्यू की वैल्यू हमारी म्यू बाई लैम्डा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, म्यू की वैल्यू यहाँ पर सिंपली पुट करूँगा, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू बाई लैम्डा, 2 पाई म्यू बाई लैम्डा। एंड अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब सिंपली जो हमारी ओमेगा की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे, पर ओमेगा की जो वैल्यू है अभी भी नहीं पुट कर सकते। देखो 2 पाई म्यू बाई लैम्डा, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अब मैं सिंपली यहाँ पर लैम्डा की जो है वो भी मैं वैल्यू जानता हूँ। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है हमारी, हम जानते हैं ना ये कि लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू h/mv। ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है वेव में कि जो लैम्डा होता है वो हमेशा लेस देन होता है हमारा h/mv, या फिर लेस देन या इक्वल टू जो होता है हमारा h/mv होता है। तो लैम्डा की जगह मैं h/mv पुट करूंगा, तो जो हमारा ओमेगा वो क्या बन जाएगा 2 पाई म्यू। अब h/mv पुट करूंगा तो जो हमारा mv है ये तो ऊपर पहुंच जाएगा और h जो है हमारा नीचे आ जाएगा। तो जो ओमेगा की हमारी फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 पाई म्यू mv बाई h, ठीक। तो ये जो है हमारी ओमेगा की जो है फाइनल वैल्यू बनेगी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर लगाऊंगा स्क्वायर को करूँगा ओमेगा का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओमेगा की वैल्यू अगर मैं इसी वाली इक्वेशन में पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 4 में मैं
जो है ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा क्या है? स्क्वायर। तो सिंपली मेरे को इसका स्क्वायर करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इस वाले ओमेगा का करूँगा स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दो ओमेगा का, क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 × 4 पाई स्क्वायर यू स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एंड यू स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर फॉर्म होगा, ये जो चीज़ आपकी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। सिंपली आपने क्या कर दिया, स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे एंड म्यू स्क्वायर जो है आपका म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर जो है इस वाले में कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे दोनों हमारे टर्म जो है कैंसिल आउट हो गए, जो हमारा ओमेगा से मतलब म्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी वो क्या निकल के आएगी हमारी 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, ये तो निकल के आएगी। म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर जो है हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आएगा, अरे यहाँ म्यू लिखा है ना, ठीक है, म्यू होता है, ठीक है, म्यू नहीं लिखा, मैं म्यू लिखना भूल गया यहाँ पर, म्यू एच म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने यहाँ पर क्या किया, म्यू से मल्टीप्लाई किया, म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल आउट होते ही आपकी जो इक्वेशन फॉर्म होगी ओमेगा की वो होगी 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो अब जो आपकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ना सिंपल पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 में आप क्या कर दो, पुट कर दो ओमेगा की वैल्यू। जैसे आप पुट कर दोगे ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 हमारी क्या थी, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर यू स्क्वायर साई। तो हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब जो हमारा था, मैं फिर भूल गया क्या था, डेल स्क्वायर साई। अब मैं क्या करूंगा, उस साइड माइनस में था ना, देखो ये सारे टर्म जो हैं इस साइड है माइनस में, पर मैं जो है ना वैल्यू चाहता हूँ पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, इक्वल टू में जीरो लाना चाहता हूँ। जीरो में इसलिए लाना चाहता हूँ ताकि एक इक्वेशन की फॉर्म में मैं इसको बना सकूँ। इक्वेशन की फॉर्म में क्या होती है, जैसे आपने कई सारी इक्वेशन देखी होंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वल टू में मैं जीरो लाना चाहता हूँ सिंपली, तो उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में बेसिकली मानते हैं। तो मैं माइनस इधर ले आऊँगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस का साइन हट जाएगा और कुछ नहीं है। तो प्लस करेंगे 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इसको आप सभी लोग इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। इसको हम सभी लोग क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर कर लेंगे। इतने तक यहाँ पर हमारा जो है सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, इसके बाद एक आता है टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की एनर्जी होती है। अभी श्रोडिंगर की इक्वेशन नहीं निकली है, ये इक्वेशन नहीं है श्रोडिंगर की अभी, ठीक है। हम जानते हैं दो तरह की जो है बेसिक एनर्जी होती है। क्या कौन सी होती है हमारी, एक तो 2-3 तरह की होती है, पर हम बात करेंगे 2 तरह की एनर्जी के बारे में, एक तो टोटल एक पोटेंशियल। काइनेटिक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। काइनेटिक के बारे में बात करेंगे पर थोड़ा सा लेट करेंगे। अब क्या है, 2 तरह की जो मैंने आपको बताया, इफ ई एंड वी। ई क्या है हमारी टोटल एनर्जी, वी क्या है हमारे यहाँ पर पोटेंशियल है। वी द लिख ही देता हूँ, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देन इट्स, अगर ई और वी को मैं मान लूँ पोटेंशियल एनर्जी है भाई, इसमें काइनेटिक है, सॉरी टोटल एनर्जी भी है। अगर टोटल एनर्जी आ गई तो टोटल एनर्जी तो हम सभी लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। तो टोटल एनर्जी होती है हमारी, वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो ऑफकोर्स सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी भी इसके अंदर पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होगी। पार्टिकल के अंदर होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बार बार मूव करता है। तो हमारा जो है पार्टिकल के अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो देन यहाँ पर आप लिख सकते हो देन एनर्जी, देन इसलिए ऑफ द पार्टिकल, देन जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम देखो जो हमारी टोटल एनर्जी होती है ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल के अंदर क्या मौजूद होता है, कोई भी आपका पार्टिकल है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बार बार मूव करता है। पार्टिकल के अंदर मेनली क्या होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मेरे को ये जानना है कि आखिर इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है,
इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दूंगा, माइनस। तो टी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी करूँगा तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये मैं बेसिकली फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी आ ही नहीं रही, तो भाई पार्टिकल किस बात का हो। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी, और हम काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। टोटल एनर्जी को मैं ई से डिनोट करता हूँ। ठीक है, ई से डिनोट मैंने लिखा भी यहाँ पर, ई एंड वी मान लेंगे। तो ई एंड पोटेंशियल एनर्जी को जो है हम मानेंगे यहाँ पर v। अब क्या करेंगे, सिंपल, अब इसको 2 को जो है उस साइड मल्टीप्लाई कर दो तो mv स्क्वायर हो जाएगा, 2e माइनस 2v हो जाएगा। ठीक है, 2e माइनस 2v। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर m का मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई बाई m बोथ साइड। इसके पीछे भी रीजन है, वो हम अभी देखेंगे। इसके पीछे भी रीजन है, आखिर मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो एनर्जी है बिना मास के होगी, एनर्जी बिना मास के होगी। यहाँ पर एनर्जी वगैरह तो हम यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पर बिना मास, यानी मास नहीं है, मास वगैरह कुछ भी टर्म्स यहाँ पर नहीं आ रहे। तो और पर मेरे को इक्वेशन में मास चाहिए, इसलिए मैं m का यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाई। इस साइड करूँगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, ये m स्क्वायर v स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा 2me माइनस 2mv, 2m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसमें करने वाला 2m को कॉमन ले लेता हूँ, e माइनस v, ये हो गया। अब इक्वेशन, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन बनाई थी, अब उस इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, ये वैल्यू को पुट करने वाले हैं। सिंपली हमने ये इक्वेशन बनाई थी ना, साई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर साई, ये बनाई थी। अब इसमें देख सकते हो एम स्क्वायर वी की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, एम स्क्वायर वी की जो है हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। क्या वैल्यू आई है एम स्क्वायर वी की, हमने देखा अभी भाई, अभी तो निकाली है। एम स्क्वायर वी की जो वैल्यू है हमारी 2m e माइनस वी निकल के आई है। तो अब सिंपली हम क्या कर देंगे, इस वाली वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 में एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 5 क्या थी हमारी, साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यानी कि 2m e माइनस वी। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाता हूँ, 2m e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन वैल्यू पुट कर दी। सिंपल मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, वैल्यू पुट कर दी एम स्क्वायर वी स्क्वायर की, जो कि थी हमारी 2m e माइनस वी। 2m e माइनस वी हमारी वैल्यू थी, हमने वो वैल्यू पुट कर दी एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह। हमें ये पुट करना पड़ा, क्यों पुट करना पड़ा, क्योंकि एम स्क्वायर वी स्क्वायर की हम वैल्यू जानते नहीं है। इसमें पार्टिकल है, पार्टिकल के पास ना काइनेटिक एनर्जी का कुछ फॉर्म आ रहा है, ना टोटल एनर्जी का, ना पोटेंशियल एनर्जी का। भाई वो पार्टिकल है भी, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, एनर्जी एंड पोटेंशियल, एनर्जी के फॉर्म में मतलब इसको लिखना चाहते थे इक्वेशन को, इसलिए हमने एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह 2m e माइनस वी, ई यहाँ पर क्या है टोटल एनर्जी, वी जो है यहाँ पर वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों एनर्जी के बारे में यहाँ पर देख लिया, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। आप इसको ना अभी नहीं, देखो अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, डेल स्क्वायर सॉरी प्लस, अब 2 का इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 2 8 हो जाता है, 8 पाई स्क्वायर एम आ जाएगा अपॉन एच स्क्वायर तो है ही है, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर कौन सी थी हमारी, कितने तक हो गया हमारा, ठीक है 5। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर हम इसको 7 कंसीडर करते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी जो है इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, हम सभी लोग जानते हैं जो हमारी एच कट की वैल्यू होती है, अब एच की जगह मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाला हूँ, क्योंकि एक्स यहाँ पर प्लेन से 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 लिखोगे। ठीक है, अब मैं इसकी जगह चाहता हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अनसर्टेनिटी की, मैं बात कर रहा हूँ अनसर्टेनिटी की, पार्टिकल की पोजीशन जो है आप किससे पता लगाओगे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी से। पर इसमें तो ना एच कट आ ही नहीं रहा, इसमें तो एच कट वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा, एच कट टर्मिनोलॉजी आ ही नहीं रही, तो भाई बिना उसके एच कट के आप क्या कर रहे हो, हेजनबर्ग प्रिंसिपल लगा रहे हो और पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट कर दोगे, ऑफकोर्स सी बात है नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करने वाले हैं, एच की जगह एच कट को पुट करने वाले हैं।
हम जानते हैं कि जो एच कट की वैल्यू होती है वो हमारी h/2 होती है। ये हमने पढ़ा अभी, इससे पहले वीडियो में पढ़ा था हमने, जो हमारी एच कट की वैल्यू होती है वो h/2 होती है। सिंपली इसी को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालो, कितनी आई, यहाँ से आप h की वैल्यू निकालो, वो कितनी आएगी हमारी 2πh कट। सिंपल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2π उधर पहुंच गया। सिंपली तो जो हमारी h की वैल्यू निकल के आएगी 2πh कट। अब मेरे को ना यहाँ पर आप देख सकते हो h स्क्वायर है, h जो है स्क्वायर लगा हुआ है, h स्क्वायर है, पर मेरे पास जो वैल्यू है वो है हमारी h कट, सॉरी h ही है खाली। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए इसका कर दूंगा स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड करोगे, दोनों साइड। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जा हो जाएगा हमारा 4π स्क्वायर h कट स्क्वायर। तो अब क्या कर दो, आप इस वैल्यू को पुट कर दो इन इक्वेशन 7 इक्वेशन है ना, हाँ, इक्वेशन नंबर 7 में हम क्या पुट कर रहे हैं, एच स्क्वायर की वैल्यू। तो जैसे ही आप जो है इसको पुट कर दोगे, क्या बनेगा आपका, डेल स्क्वायर साई प्लस 8π स्क्वायर m, यही था ना, 8π स्क्वायर m, और एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारी है 4π स्क्वायर h कट स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर कई सारे जो टर्म्स हैं हमारे वो कैंसिल हो रहे हैं, कई सारे जो हमारे टर्म्स हैं यहाँ पर वो क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। जैसे कि ये जाएगा 2 टाइम्स हमारा 2m/h कट बनना है, क्या बनना है, 2m/h कट। तो जो डेल स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी डेल स्क्वायर साई की, वो क्या बनने वाली है, 2m e माइनस वी 2m/h कट का स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो यही आपकी कहलाती है श्रोडिंगर की टाइम, यही आपकी कहलाती है हमारी श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्टिकल की पोजीशन जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो जब आप उसकी टोटल एनर्जी आपको पता हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पता हो, या फिर इवन उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको पता हो, देन उसका मास ऑफ कोर्स की बात पता होगा, एच कट की वैल्यू भी हम जानते हैं। तो एक पार्टिकल की किस जगह प्रेजेंट होगा, पार्टिकल की पोजीशन आखिर होगी कहाँ वेव पैकेट के अंदर, वो आप सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसको श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इक्वेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कहीं भी टी दिख रहा है नहीं, तो ये इक्वेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे, इसलिए इसको श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बोला जाता है, जो कि हमको हेल्प करती है पार्टिकल की पोजीशन निकालने में। तो ये है हमारी श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। अब बात करते हैं फॉर एन आइसोलेटेड। अब देखो ये तो हमने टर्म की बात कर ली जब हमारा जो है पार्टिकल कहीं भी प्रेजेंट है, ठीक है। पर अब मैं अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं, आइसोलेटेड पार्टिकल की बात करूं, यानी कि फ्री पार्टिकल की बात, पार्टिकल के पास पार्टिकल फ्रीली अवेलेबल है, वो कहीं भी मूव कर सकता है, यानी कि उसमें खाली काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, कहीं भी मूव कर सकता है, यानी उसमें क्या होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। अब पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होने वाली है वो होने वाली है 0, क्योंकि पार्टिकल जो है ना वो फ्रीली अब मूव कर सकता है, पार्टिकल पास अब इतना समय है कि वो फ्रीली मूव कर दे, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फ्री एंड आइसोलेटेड सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी, यानी इस भी की जगह अब आप 0 पुट कर दो और एन आइसोलेटेड, या फिर आप कह सकते हो फ्री पार्टिकल, जो हमारी v है वो हो जाएगी 0। अगर आप इसी वाली चीज को पुट करते हो सिंपली, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h कट का स्क्वायर, क्या बचेगा, यहाँ पर 0 पुट कर दो, ओनली e लेफ्ट होगा, e के अलावा कुछ नहीं बचेगा, e साई इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो है ना, ये आपके श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, ये दोनों आपकी श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। एक जो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी है, अगर यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, आइसोलेटेड मतलब उसको मूव करने के लिए जगह नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है, पर तो आपको क्या यूज करना है, पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर। जब फ्री नहीं होना पार्टिकल यानी रुका हुआ है स्टेशनरी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जिसके अंदर एनर्जी ना हो, ठीक है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो उसको यहाँ पर आप लोग पुट कर देंगे। पर उसके अदर हैंड अगर आपका जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, यानी पार्टिकल को जो है मजबूर किया जा रहा है भागने के लिए,
मूव करने के लिए जो है पार्टिकल को मजबूर किया जा रहा है कि ताकि भाई वो पार्टिकल जो है मूव कर सके कंटेनर से, जो भी आपका पैकेट्स है, जो भी आपका बॉक्स है, उससे मूव करने के लिए। देन वो क्या करेगा, पार्टिकल भागे यानी आइसोलेटेड हो जाएगा, जिसमें पोटेंशियल उसका जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई लेवल हो जाएगी, इतनी हाई हो जाएगी कि वो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उसमें जीरो। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो यहाँ पर हम जीरो पुट कर दिया, टोटल एनर्जी बोल दो या फिर आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बोल दो, दोनों बराबर है, ठीक है। तो दोनों कुछ भी बोल दो आप। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन में गिवन है काइनेटिक एनर्जी, तो आप काइनेटिक एनर्जी समझ जाओ भाई, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी गिवन है आइसोलेटेड सिस्टम की, तो समझ लो वो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी ही है, ठीक है। तो ये दोनों हमारी श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अब बढ़ते हैं श्रोडिंगर की जो दूसरी इक्वेशन थी, श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पर। श्रोडिंगर की जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है उसको पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ जानना जरूरी है, वो है हमारी एक्सेप्टेंस वेव फंक्शन। कि आखिर एक्सेप्टेंस वेव फंक्शन होता क्या है, किसी वेव में कौन सी वो क्वालिटी होती हैं, किसी वेव में कौन सी वो क्वालिटी होती हैं जिसकी वजह से वो जो है हमारी वेव श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को सक्सेसफुल बनाती है, यानी जो वैल्यू है एनर्जी की वो हमको देती है, जो आइगन वैल्यू है वो हमको देती है। ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है आइगन फंक्शन में, यानी कि वेव फंक्शन में ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कौन सा वो वेव्स होते हैं जो कि हम एक्सेप्ट कर सकें इन श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको देखते हैं, जो है वो परफेक्टली ला कर दे। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस या फिर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। आखिर वेव फंक्शन की वो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि हमको ध्यान देनी है, ठीक है। तो द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन आर, तो कौन कौन से हमारे एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या ध्यान देना है, जो आपका साई है वो मस्ट बी नॉर्मलाइज, यानी नॉर्मलाइज होना चाहिए। नॉर्मलाइज से मेरा क्या मतलब है, नॉर्मलाइज से मेरा मतलब है जो इक्वेशन हमने लिखी ना फ्री स्पेस की, इसको सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी 1 हमको पता है 1 आती है। आप क्या करें, उसको स्क्वायर करें, देन उसका इंटीग्रेट करें। अगर वो 1 के बराबर आ रहा है, देख सकते हो 1 है ना, अगर ये 1 के बराबर आ रहा है, जो भी आपने वैल्यू ली है साई की, जो भी आपने वेव फंक्शन की वैल्यू ली है, अगर वो वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आ रही है, उसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, देन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो हमारी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगी। यानी कि द वेव फंक्शन साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक्सेप्ट जो भी आपको वेव फंक्शन है उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि जो आपकी वेव फंक्शन है ना ये सिंगल वैल्यू वेव फंक्शन होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कोई किसी पर डिपेंड हो रही हो ये वैल्यू, जो आपकी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है किसी पर डिपेंड हो रही है, ऐसा नहीं है। सिंगल वेव फंक्शन होनी चाहिए, यानी कि एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। आपको एक परफेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि आखिर इस वेव फंक्शन की परफेक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इट मस्ट बी सिंगल वेव्ड फंक्शन, इट मस्ट बी सिंगल वेव फंक्शन। एंड थर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, थर्ड ये है कि आपके पास ये फाइनाइट एवरीवेयर, यानी कि ये आपकी हर जगह सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो भी आपने इक्वेशन लिया ना वो आपकी हर जगह एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। वो इक्वेशन जो भी आप इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे वो इक्वेशन हर जगह एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, चाहे मैं श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में लगाऊं, चाहे श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में लगाऊं, या फिर मैं फ्री स्पेस वाली इक्वेशन में लगाऊं, कहीं भी मैं उस वैल्यू को पुट करूँ हर जगह एक एग्जैक्ट आंसर मेरे को देना चाहिए। ऐसा नहीं है टाइम इंडिपेंडेंट में तो कुछ और आंसर दे रही है और टाइम डिपेंडेंट में ऐसा आंसर दे रही है जो कि हमें सेटिस्फाइड नहीं है। टाइम इंडिपेंडेंट में दे रही है, ठीक है भाई करेक्ट आंसर दे रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं हम पुट कर रहे हैं वैल्यू जिसके हमें कहीं कुछ और आंसर मिल रहा है एंड कहीं किसी और इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर रहा है किसी और, यानी कि दोनों जो है हमारे अलग अलग रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिंपली उसको आप एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन में कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको किस में कंसीडर नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन में आपकी सिंपली वही वैल्यू आएंगी जो कि क्या है, सिंगल वैल्यूड है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है एंड वो हर जगह सेटिस्फाई करे, यानी कि
इट मस्ट बी फाइनाइट, एक फाइनाइट क्वांटिटी देनी पड़ेगी इसको, एक फाइनाइट क्वांटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर फाइनाइट क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है देन ये हमारी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के खिलाफ है। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, ना इसको फ्री स्पेस में यूज़ कर सकते, ना इंडिपेंडेंट में, ना पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करने में, ना टाइम डिपेंडेंट में, ना टाइम इंडिपेंडेंट में, कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। फाइनाइट एवरी, ये सब जगह आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। अगला क्या आता है, इसका जो है ना ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए। एक होता है ना हम कोई भी फंक्शन लेते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, नॉन कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस होता है, तो ये वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसका जो भी ऑर्डर हो, जो भी आपने ली है वैल्यू, वो कंटिन्यूस होनी चाहिए एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होनी चाहिए। अगर वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है तो सिंपली वो तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो क्या, इट मस्ट बी कंटिन्यूस एंड must have continuous first order डेरिवेशन। सिंपली इसका मतलब यही है कि कंटिन्यूस होनी चाहिए, चाहे कितने भी डेरिवेटिव कर लें इसका। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने लगा, फर्स्ट ऑर्डर कर लें इसका डेरिवेटिव, यानी कि एक ऑर्डर होता है ना e टू द पावर x इसका डेरिवेटिव, सॉरी a टू द पावर x इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो a आएगा। तो सिंपल इसी टाइप से कि इसका फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव करें वो कंटिन्यूस होना चाहिए। एंड अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है हमको, एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास, तो वो वैल्यू हमारी हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होनी चाहिए। ठीक है, यानी हम किसी भी पॉइंट पे रखें, अगर उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, वैल्यू सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली ये हमारे पास चार कंडीशन है। अगर ये चार कंडीशन जो है आपके किसी भी वेव में है, किसी भी वेव फंक्शन में ये चार कंडीशन है, ये चार कंडीशन मिल रही है आपको, तो सिंपली आप इसको एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कह सकते हो। ठीक है, अब अगली जो बात आती है वो आती है हमारी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो होती है ना हमारी श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। दो इक्वेशन होती है, मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है वो सिंपली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन को लेती है, जिस एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन को लेती है, फिर एक वैल्यू मिलती है हमको। वो वैल्यू हमको क्या बताती है, वो वैल्यू सिंपली होती है एनर्जी की। जो देखो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या करती है हमारी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। उसमें जब हम वैल्यू को पुट करते हैं साई पुट करते हैं, जो कि हमारे क्या है वेव फंक्शन क्या आना चाहिए, उसकी ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो हमको एक वैल्यू, उनको सॉल्व करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को, फिर तो हमको एक मिलेगी परफेक्ट वैल्यू। वो परफेक्ट वैल्यू जो होती है ना वो एनर्जी की वैल्यू होती है। ये बात आपको बता रहा हूँ कि वो जो वैल्यू आपको फॉर्म होगी, जो वैल्यू आपको मिलेगी, वो वैल्यू सिंपली एनर्जी की वैल्यू होती है। ठीक है, वो वैल्यू किसकी होती है, हमारी एनर्जी की। जो एनर्जी आपकी मौजूद होगी ना, एनर्जी की जितनी भी एनर्जी आपकी मौजूद होगी उस वेव पैकेट के अंदर, वेव पैकेट है उसके अंदर पार्टिकल है, पार्टिकल की एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी की वैल्यू जो है, उस पार्टिकल की एनर्जी की वैल्यू हमको मिल जाएगी यूजिंग श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन बाय द यूजिंग ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होना चाहिए जिसकी क्वालिटी क्या क्या है, नॉर्मलाइज होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया अभी इन श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर acceptable wave function, the value of energy is called, तो वैल्यू मिलेगी एनर्जी की। ठीक है, उस वैल्यू का एक नाम होता है, उस वैल्यू का क्या नाम होता है, उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली आइगन वैल्यू। एंड जो आपकी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होती है ना, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन जो होता है, ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, इसका भी एक दूसरा नाम होता है। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन लिखा है ना, इसका भी एक और नाम होता है। जैसे कि जो एनर्जी हमको मिली है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से, हम उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। इसी तरीके से इस फंक्शन को हम बोलते हैं आइगन फंक्शन। ठीक है, जो वेव फंक्शन है ना, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन, यानी कि द एक्सेप्टेबल wave function is
कॉल्ड आइगन फंक्शन, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन बोलते हैं। सिंपली आइगन फंक्शन आपसे बोल दिया कि आइगन फंक्शन की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये क्वालिटी जो ऊपर मैंने लिखी है, आइगन फंक्शन इज इक्वल टू एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। ठीक है, अच्छा कभी कभी ना आइगन फंक्शन भी जो यूज़ कर देता है, जैसे आप श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन करोगे ना, उसमें क्वेश्चन वगैरह करोगे या फिर आप देखोगे कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो उसमें ज़्यादातर आइगन वैल्यूज बोलेगा। ठीक है, आइगन वैल्यूज से आपको समझ जाना है सिंपली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की जो है ये मुझसे बात कर रहा है, जिसकी क्वालिटी ये सारी होनी चाहिए। वो बताऊँ कभी कभी क्या कहता है कि कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, तो सिंपली वो हमारा वेव फंक्शन ही नहीं है, हमारी एनर्जी की इक्वेशन निकलेगी ही नहीं, आइगन वैल्यू हमारा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बोलता है आइगन वैल्यू बताओ, क्या आइगन वैल्यू आ सकती है अगर हमारा जो है आइगन फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सिंपल सवाल है, क्या आइगन वैल्यू आ सकती है जब हमारा आइगन फंक्शन डिसकंटिन्यूस है? क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। आइगन वैल्यू कब मिलेगी? आइगन वैल्यू होता क्या है, जो वैल्यू होती है एनर्जी की, एनर्जी की वैल्यू कब मिलती है, जब श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में आइगन फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। अब आइगन फंक्शन क्या होता है कि भाई अगर ये कंटिन्यूस है तो ही हम मानेंगे, और उस क्वेश्चन में बोल ही दिया कि अगर ये डिसकंटिन्यूस है तो क्या मेरे को आइगन वैल्यू मिल जाएगी, तो ऑफकोर्स नो, क्योंकि ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता है तो सिंपली हम समझ जाएंगे कि हाँ आइगन वैल्यू हमको फाइंड आउट हो सकती है, आइगन वैल्यू जो है हमको मिल सकती